नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ सत्यपरक भारत में। और आज बात ईरान में क्या घटा है, मोसाद ने ईरान में क्या कुछ कर दिखाया है, या कहा जाए कि क्या बदला पूरा हुआ है इज़राइल का, और इज़राइल जो कुछ कर रहा है, उसके पीछे का सच क्या है? और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इज़राइल क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि ट्रंप शासन में आने वाले हैं, और इज़राइल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इज़राइल चाहता है कि उसका बदला पूरा हो सके। और नेतन्याहू एक बेहतर नेता के तौर पर उभरे, और पिछले कुछ दिनों कहा जाए चुनावी तौर पर वो थोड़े कमजोर हुए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को समझेंगे, और क्या तीसरा युद्ध जिसे वर्ल्ड वॉर 3 कहा जा रहा है, मैं तो मानता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अगर ये होगा तो क्या इसके पीछे की क्या गुणा गणित है साहब? मैं तो एकमात्र पॉलिटिकल पत्रकार हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ही बात करने के लिए मैंने हरिमोहन जी को बुलाया है, जो ज्योतिर्मय के संपादक हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, और मेरे तो उतने व्यूवर्स भी नहीं और सब्सक्राइबर भी कि नहीं, मैं उनसे कहूँ कि जाकर हरिमोहन जी को सब्सक्राइब करो। लेकिन हाँ, इनके पास अपना खुद का कंटेंट होता है, और बहुत बेहतर मुद्दों पर बात करते हैं, साफगोई के साथ बात करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बेहतर जानकार हैं। हरिमोहन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक एमए एमए इंटरनेशनल अफेयर होता है जेएनयू में, है ना? एमए इंटरनेशनल अफेयर्स होता है जेएनयू में। मैं कभी-कभी सोचता था कि इसको कर लेना चाहिए, लेकिन कर नहीं सकता था क्योंकि समय नहीं था पत्रकारिता करते हुए। लेकिन अब करूँगा, और करने की ज़रूरत नहीं, जब आप मेरे साथ हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स पे आपसे बात कर ही सकता हूँ। क्या आपको लगता है ये जो शगुफा छोड़ा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, इज़राइल जो है वो पेशबंदी कर रहा है, इज़राइल के साथ दिक्कतें हैं, क्या लगता है? और इस देश में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता और छिदी हुई टोपी पहनते हैं, जिनके सीने पर सांप लौट रहा है, वो मर रहे हैं, परेशान हैं, ट्विटर पे अपनी अपनी भड़ास, अपनी दुःख दरिद्रता को प्रकट कर रहे हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, और सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। इस बात को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक्स हैं इनको खिचड़ी पका के पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं। तो शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है प्रोफेसर लाल। नाम पूरा याद नहीं है मुझे। मैं उनके कुछ लेक्चर्स देख रहा था, लिटरली अल्टीमेट लेक्चर्स। और इस तरीके के लेक्चर्स के वो 2011 के अंदर बैठे बैठे बातों बातों में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, डिक्लेयर कर दिया और बता दिया कि भाई देखो, जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है ये वर्ल्ड वॉर की तरफ है, और सबसे बुरी पिटाई यूरोप की होगी। यूरोप इज गोइंग टू हैव अ क्राइसिस, यू आर गोइंग टू फेस अ ग्रेव क्राइसिस, और मेनली सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस। उसमें देखना बैटल ग्राउंड यूक्रेन बनेगा, और ये सब चीजें बता रहे थे। श्रीकांत जी, आप मानेंगे उस पर कितने व्यूज थे? लगभग 1400। 12 साल पुरानी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो। प्रॉब्लम ये थी कि वो अल्ट्रा लेवल के पढ़े लिखे इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थे, और दुनिया को इंटेलिजेंट लोग पसंद नहीं आते, कंटेंट हजम नहीं होता। दुनिया को नमक मिर्च मसाला चाट पकौड़ी ये वाला कंटेंट, ये वाला कंटेंट क्रिएटर जो ऐसे करता है ना, कंटेंट क्रिएटर, वो हजम हो जाता है। वो तो खैर देखिए, वो तो फाइनेंस्ड है, वो तो फाइनेंस्ड है। और शायद अभय मुद्रा का जो मामला था वो वहीं से चुराया गया था। उसने ऐसे ऐसे करा और उसको देख के सीख रहे होंगे, तो वहां से वो अभय मुद्रा आ गया। अच्छा, ये तो और किसी ने बता दिया होगा सारी अभय मुद्रा होती है, कि ऐसे ऐसे करके बात करूंगा, ठीक है, अभय मुद्रा हो गई। तो मैं जो चीज कह रहा था वो तो फाइनेंस्ड है। लेकिन मेरा एक मानना है कि जिसके पास कंटेंट होगा और जो गहरी बातें करेगा, लोगों को गहरी बातें समझ में नहीं आती, उनको नमक मिर्च मसाला चाट पकौड़ी समझ में आती है। और इसीलिए आप देखोगे कि मतलब रात के टाइम तो खैर मतलब ऐसी दुकानों पे भीड़ सबसे ज्यादा होती है जो शरीर के लिए हानिकारक होती है, सेहत के लिए हानिकारक होती है। खैर, अब आ जाता हूँ टॉपिक का। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा और कम से फर्क नहीं पड़ता। मेरे को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो मेरे से इंसान बात कर रहा है
क्या वो मेरे ज्ञानवर्धन कर रहा है? तो हाँ, मैं आपसे बात करके बड़ा इनलाइटेंड फील करता हूँ और बड़ा आपको भी धन्यवाद कहूंगा कि हाँ, आपने मुझे बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। थैंक यू सर। अब आ जाता है टॉपिक। सर टॉपिक है ईरान। आपने कहा कि भाई इजराइल ने बदला ले लिया मारकर और सब चीजें। देखिए साहब, ये जियो पॉलिटिक्स है, इसमें बदले नहीं लिए जाते। इसमें अपने इंटरेस्ट्स जहां तक पूरे होते हैं वहां तक चुप रहा जाता है, और जहां चुप रहने के बाद लड़ने से अपने इंटरेस्ट पूरे होते हैं तो वहां लड़ा जाता है। बस जियो पॉलिटिक्स का फर्क इतना है, ज्यादा राजनीति से ज्यादा अलग नहीं है। बस हमारे राजनेता एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, किसी की जाति पूछ लेते हैं, किसी के कपड़े फाड़ देते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। वहां वो लोग एक दूसरे को मारते हैं। कोई 200 बंदे मारता है, 250 मारता है, कहीं मतलब 2000 मारता है, तो बदले में कोई 40,000 भी मार के शांत नहीं बैठता। लेकिन लोगों को दिखाई दे रहा है अल्टीमेटली कि भाई यहां पर ये जो पूरा खेल है या पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हमास का है। मैं इसे एक जियो पॉलिटिकल सिनारियो जो ग्लोबल है उसकी फॉर्म में देखूंगा, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 4 पावर्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। इंडिया उभरती हुई है, नंबर 4 है और इन सबसे बहुत कमजोर है। कड़वी सच्चाई हमें माननी पड़ेगी। आप अमेरिका से 2-2 हाथ हथियारों के मामले में नहीं कर सकते। हाँ, अमेरिका को आपकी जरूरत है क्योंकि आप 2040-2050 तक सुपर पावर होंगे, तो अमेरिका आपके अंदर एक पोटेंशियल फ्रेंड देख रहा है, यूरोप आप में एक पोटेंशियल फ्रेंड देख रहा है। चाइना अमेरिका को चैलेंज करना शुरू कर चुका है। लड़ आप चाइना से भी नहीं सकते, लड़ेंगे तो आपका भविष्य बर्बाद है। चाइना बर्बाद होगा ये पक्का है, आप भी बर्बाद होंगे ये भी पक्का है। और वो लड़ाई इस तरीके की होगी कि चाइना आपकी 10 हड्डियां तोड़ेगा, आप 6 या 7 तोड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि चाइना दिल्ली पे आ जाए, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप बीजिंग पे पहुंच जाए। लेकिन हाँ, ये है कि आपको बॉर्डर पे हो सकता है बहुत सारी जो लोकेशंस हैं वो लूज करनी पड़े, और बहुत सारी लोकेशंस चाइना भी लूज करेगा। बस ये है कि उसका थोड़ा सा पलड़ा भारी होगा, उसको हमें कड़वी सच्चाई, कड़वे घूंट के रूप में देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के मामले में देख लेंगे और सब चीजों के मामले में चाइना डोमिनेट करता है। पैसे के मामले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में चाइना डोमिनेट करता है। भाई वो 1976 से लगा है और मेरा मानना यह है आप 2014 से लगे हैं, फर्क इतना है। अब तीसरी बात, रशिया के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नेचुरल रिसोर्सेज है। रशिया इस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास, जैसे होता ना गांव में एक ठाकुर का लड़का होता था, एक प्रधान का लड़का होता था, जमीनें उसके पास 250, 300, 500 बीघा, 1000 बीघा जमीन होती थी। वो गांव शहर में भी जाएगा, वो सिलेक्शन हो या ना हो, आईएएस बने या ना बने, लेकिन बाप सबका लगता है। वो राजनीति में उतरेगा, वो पोटेंशियल सारा है, वो अपने, और अगर उसका दबदबा अच्छा तो अपने एरिया में किसी की चलने नहीं देगा। भले ही वो आईएएस नहीं है, भले ही वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन अपने घर में वो प्रधानमंत्री का बाप है। ऐसा होता है। रशिया वो है। रशिया के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हथियार फुल ऑन बना रखे हैं, क्योंकि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप नेचुरल रिसोर्स का नाम लीजिए, वो उसके पास है। अगर रशिया चाइना के साथ खड़ा हो जाता है तो अमेरिका गया, और अगर रशिया अमेरिका के साथ खड़ा हो जाता है तो चाइना गया। लेकिन रशिया की अपनी प्रॉब्लम यह है कि अकेले वो बहुत ज्यादा दिन तक, लंबे टाइम तक सरवाइव जल्दी से नहीं कर सकता था। लेकिन अगर उसके साथ चाइना और इंडिया ना खड़े होते, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सरवाइव करने के लिए उसे अपने रिसोर्सेज बेचने पड़ेंगे, यानी अपने तेल को बेचना पड़ेगा। इंडिया और चाइना उसके साथ खड़े हो गए, रशिया ने अमेरिका की धज्जियां उड़ा दी। तो अब इस सीन को इजराइल और ईरान के फॉर्म में देखिए। रशिया को घेरना था, रशिया को लड़ाई में उलझाना था, और एक ऐसी जगह पर उलझाना था जहां से रशिया इतना उलझ जाए कि वो चाइना का साथ ना दे पाए, कि अगर कल को चाइना से लड़ना पड़ा तो चाइना का साथ ना दे पाए। तो वो जगह थी यूक्रेन। आप देखेंगे 24 फरवरी को जो हमला होता है, एक हफ्ते के अंदर रशियन फोर्सेस कीव के सामने खड़ी हुई थी, और रशिया ऐसे लग रहा था कि यूक्रेन गया। लेकिन जब यूक्रेनियन फोर्सेस ने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज करी तो रशिया को बैक, मतलब जिसे कहते हैं कि झटके लगने लगे, और जैसे जैसे झटके लगने लगे रशिया ने अपनी लड़ाई डॉनबास से लेकर ये सारे इलाकों पे कब्जा कर, मतलब कंसंट्रेट कर ली, कीव से पीछे हट गया।
ये लड़ाई 2 साल से चल रही है। रशिया भले ही इकोनॉमिकली ताकतवर है, लेकिन वॉर इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, लेकिन भाई पॉपुलेशन तो मर रही है ना, सोल्जर्स तो मर रहे हैं ना, इतने सोल्जर्स है ही नहीं जो भर्ती हो जाए। लेकिन रशिया उलझ गया। लेकिन क्या रशिया चुप बैठेगा? आंसर है नहीं। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी था। दूसरा पार्ट था, रशिया से लड़ाई शुरू होते ही अमेरिका ने एक कमजोरी देखी। वो ये थी कि चाइना ने, जब अमेरिका चाइना की लड़ाई हुई तो चाइना ने जब अपनी फैक्ट्रियां बंद करी जीरो कोविड पॉलिसी के चलते, तो उसका सबसे बुरा इंपैक्ट, चाइना के पास पैसा था वो तो झेल गया, अपने लोगों को बिठा के खिला देगा, कुछ भी कर देगा, शांति से आराम से झेल गया। लेकिन बुरा इंपैक्ट पड़ा यूरोप के ऊपर, और इतना बुरा इंपैक्ट पड़ा कि यूरोप की इकोनॉमी जो है वो औंधे मुंह नीचे गिर गई। भाई आपने रशिया से तेल और गैस पहुंचाना बंद कर दिया, तो तेल के रेट जो थे वो 2 गुना 3 गुना हो गए। सर्दियों में बेचारों के पास गैस जलाने के लिए गैस नहीं है, हीटर जलाने के लिए गैस नहीं है। अब वो या तो गैस हीटर जलाने के लिए खरीदे और जिंदा रहे, या फिर रोटी खाएं। आजकल तो ये है, आइदर वी वार्म आवरसेल्फ, वार्म अस, और ईट समथिंग, या तो गर्म रखें या कुछ खा ले। ऐसे में चाइना का अल्टरनेट ढूंढने का अमेरिका के ऊपर बहुत तगड़ा दबाव था। वहां आके खड़ा होता है इंडिया। याद कीजिए, चाइना मतलब इंडिया में सितंबर 2023 में G20 की मीटिंग होती है। उस G20 की मीटिंग के अंदर एक बिल पास, एक मतलब रेजोल्यूशन पास होता है कि IMEEC एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो यूरोप तक जाएगा। और इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रखी है। जब इजराइल के अंदर जो हैफा पोर्ट है वो अडानी को दिया गया। इसी तरीके से ग्रीस के 2 पोर्ट्स अडानी को दिए गए। इसी तरीके से फ्रांस का भी एक पोर्ट, इटली का एक पोर्ट अडानी को मिलने जा रहा है। और इसी तरीके से पॉसिबिलिटी ये है फ्रांस के अंदर भी एक पोर्ट अडानी को मिलेगा। ये पोर्ट्स अडानी को क्यों मिलेंगे? ताकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट इन जगहों पर हो और इंडिया वहां पर बड़ी स्ट्रांगली अपनी पोजीशन को मजबूत करे। IMEC ये डेवलप करने की तैयारी की गई कि इंडिया के अंदर फैक्ट्रियां लगाएंगे, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर है। जब आप इंडिया में फैक्ट्रियां लगाएंगे तो चाइना का अल्टरनेट यहां क्रिएट किया जाएगा, और जैसे ही यहां अल्टरनेट क्रिएट होगा, यहां से सामान 3 रास्ते, खासकर 2 रास्तों के थ्रू यूरोप पहुंचेगा। एक सुएज कैनाल के थ्रू। कल को सुएज कैनाल पे हूती रिबेल्स और कोई भी लड़ाई करेगा तो इनके पास एक पोर्ट ओमान में होना चाहिए, जो ओमान में इंडिया को मिल गया है पोर्ट। एक पोर्ट UAE में होना चाहिए। वो सामान वहां से UAE से निकलकर सीधा सऊदी अरेबिया होते होते पहुंचेगा जॉर्डन के थ्रू इजराइल। अब आप यहां समझिए, सऊदी अरेबिया को फायदा क्या है कि उसकी वो जो सिटी बन रही है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अगर डेवलप होगा, यहाँ ट्रक्स चलेंगे, ट्रेन चलेगी, लोगों की आवाजाही होगी, तो उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी और पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम होगी। टैक्सेस मिलने से, पेट्रोल पर डिपेंडेंसी कम होने से उसकी एक मॉडर्न इकोनॉमी की फॉर्म में सऊदी अरेबिया डेवलप होता हुआ नजर आएगा। अब इसी चीज को इजराइल के साथ जोड़िए। लेकिन जैसे ही आप इजराइल में एंटर करते हैं, इस पूरे ट्रैक के ऊपर सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? हैफा पोर्ट के नॉर्थ में आप देखोगे तो हिजबुल्लाह है, साउथ में आप देखोगे तो हमास है। दोनों के दोनों हैफा पोर्ट से 50 और 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यानी अगर वहां से मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो शहरों के अंदर तो आप आयरन डोम लगा देंगे, जो सड़कें हैं उनके ऊपर आयरन डोम कहां से लगाएंगे, उनको कैसे बचाएंगे? तो असलियत में इस इलाके से ये 2 जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो इस ट्रेड को डिसरप्ट कर सकती थी और जिनके पीछे ईरान की बैकिंग थी, इसे खत्म करना जरूरी था। और इसे खत्म करना अगर जरूरी था तो यहां पर एक बैटल ग्राउंड चाहिए था ताकि खत्म किया जा सके। यानी अमेरिका को भी ये लड़ाई चाहिए थी। तो क्या ये लड़ाई अमेरिका ने चलाई? तो आंसर है नहीं। ईरान कहता है कि तुमने मेरे को इग्नोर करके ये किया। मैं बताता हूं भाई, ईरान अगर सऊदी अरेबिया से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जाएगा तो ईरान अकेला रह जाएगा, ईरान के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ईरान परेशान हो जाएगा। तो ईरान कहेगा रुको तुम्हें मैं बताता हूं। ईरान चाहेगा अब इस IMEC कॉरिडोर के ऊपर हमले हो और ये यहीं खत्म हो जाए, ठीक है? तो वो भी चाहेगा बैटल ग्राउंड हो।
रशिया भी चाहेगा यहां पर एक बैटल ग्राउंड हो। क्यों? क्योंकि रशिया जानता है कि अगर अमेरिका इजराइल के ऊपर हमास या इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई तो अमेरिका ना चाहते हुए भी इजराइल के अंदर फंसेगा, और अगर अमेरिका इजराइल में फंसेगा तो अमेरिका यूक्रेन का साथ कम दे पाएगा, और अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ कम देगा तो रशिया यूक्रेन को अच्छे तरीके से खुद ही मसल देगा। तो रशिया क्या चाहेगा? यहां एक लड़ाई हो। अब चाइना का सुनिए, चाइना भी चाहेगा कि अमेरिका इजराइल में उलझ जाए। अगर अमेरिका इजराइल में उलझ गया तो चाइना अपनी ताकत साउथ चाइना सी में बढ़ाएगा, फिलीपींस को दबाएगा, वियतनाम को दबाएगा, इंडोनेशिया को दबाएगा, और वहां ताइवान को दबाएगा, जापान को दबाएगा, और अपनी पोजीशन मजबूत करेगा। और इसके लिए उसे वो चाहेगा कि अमेरिका इजराइल के थ्रू यहां पर ही उलझा रहे। ये सिनारियो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इंडिया को छोड़कर बाकी तीनों की तीनों पावर्स यहां पर अपना अपना गेम खेल रही है। ऐसे में 7 अक्टूबर वाला हमला होता है, हमला करने वाला हमास। यानी यहां ईरान भी चाहता है लड़ाई हो, रशिया भी चाहता है लड़ाई हो, चाइना भी चाहता है लड़ाई हो, अमेरिका भी चाहता है लड़ाई हो, और इजराइल भी चाहता है लड़ाई हो। इजराइल में नेतन्याहू, उसके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, वो चाहता है लड़ाई हो और ये लड़ाई लंबी चले, वो जीत के आप अपने आप को वॉर जो मतलब हीरो डिक्लेयर करे, और जैसे ही वॉर हीरो डिक्लेयर करे उसकी पोजीशन मजबूत हो। यानी हर कोई चाहता है लड़ाई हो। अब जब हर कोई चाहता है लड़ाई हो तो ऑब्वियस सी बात है, यौम किपुर के फॉर्म में 7 अक्टूबर को दोबारा हमला हुआ, और जैसे ही हमला हुआ, और ऐसा हमला हुआ जहां पर मामला, और इसीलिए आप देखेंगे कोई रिपोर्ट बाहर नहीं आई है कि मोसाद का फेलियर क्या था। एक छोटी सी आई कि मोसाद जो है वो गाजा में देख रहा था और उधर से हमला हो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि गाजा वो जो मतलब वो वेस्ट बैंक में देख रहा था, गाजा के अंदर इतने सारे रॉकेट आ कहां से गए, इतना सारा एम्यूनिशन और सब चीजें आ कहां से गई। और वही हुआ, हमला हुआ इजराइल को, और हमला इस तरीके से हुआ, औरतों के बिना कपड़ों के फोटो आना, बच्चों को मारना, 250 हॉस्टेजेस को उठा के ले जाना, और इतना मजबूर कर दिया गया कि इजराइल हमला करने पर मजबूर हो। अब मुझे नहीं पता वो हमला ईरान ने करवाया, रशिया ने करवाया, इजराइल ने खुद करवाया, अमेरिका ने करवाया, क्योंकि शक तो अमेरिका में भी है कि हमास का जो हेड है हेनिये, वो कहां बैठा हुआ है? कतर में। कतर किसका चमचा है? अमेरिका का। कतर अमेरिका के बगैर चूं की आवाज नहीं करता। हमास को उसने प्रोटेक्शन दे रखी है। अब वो जो हमास वाला जो कतर में बैठा हुआ, वो ईरान भी जा रहा है, वहां भी बात कर रहा है। तो भाई असलियत में तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सबकी बात तो हो रही है, मर आम आदमी रहा है ना, ये तो अपनी गेम खेल रहे हैं हर कोई। अब यहां देखिए, अब हेनिये को क्या फायदा है? यहां ईरान को ये लड़ाई करके दूसरा फायदा क्या था? हेनिये के साथ सपोर्ट करके हेनिये को सबसे बड़ा फायदा ये था कि जितनी ज्यादा लड़ाई होगी उतना ज्यादा दुनिया के अंदर विक्टिम कार्ड खेल के ज्यादा से ज्यादा डोनेशन लेंगे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। $5 बिलियन का आसामी था। अब आप सोचिए, उसको तो डोनेशन मिल जाएगी। ईरान चाहेगा कि हमास के नाम पर पूरे यूरोप और अमेरिका में जितने मुसलमान हैं उन सबको इकट्ठा करके यूरोप और अमेरिका में आग लगाई जाए, वो भी कामयाब हो गया। अमेरिका चाहता है यहां इस इलाके को खाली करवाया जाए, तो लड़ाई शुरू हो गई। अब इस लड़ाई को शुरू करने के बाद सबको फायदा है। अमेरिका को फायदा यह है कि इजराइल को फायदा यह है, भैया गाजा साफ करने का मौका मिल गया और फिलिस्तीनियों को भगाया से, तो वो साफ कर रहा है। अमेरिका को फायदा ये है कि ये पूरा जो रूट ट्रेड, और जितना लड़ाई होगी उतने वेपन्स बिकेंगे, और जितने लड़ाई होगी उतना ज्यादा अरब कंट्रीज भी वेपन खरीदेंगे ईरान की धमकी के चक्कर में। तो अमेरिका को वहां फायदा हो गया, सारा इलाका खाली हो जाएगा तो ट्रेड रूट डेवलप हो जाएगा, तो उनको फायदा हो गया। अब आप सोचिए, गाजा को साफ कर दिया गया। हम सोच रहे हैं वो सिर्फ 5-7 बंदे, मतलब वो जो 250 बंदे हॉस्टेजेस थे मारे गए, अरे वो खेल था। 40,000 बंदे मार चुका है, पूरा गाजा साफ कर चुका है, गाजा के ऊपर कंट्रोल कर चुका है, साउथ वाला पूरा इलाका साफ है। आप सोचकर देखिए, साउथ वाला पूरा इलाका साफ है, अमेरिका के नेवल फोर्स वहां मौजूद है। रशिया ने इसे उलझाने के लिए क्या किया? रेड सी के अंदर हौती खड़े कर दिए, वो वहां से हमला कर रहे हैं। तो सारी लड़ाई चालू है। सबसे ज्यादा बड़ी कीमत किसने चुकाई? यूरोप ने। मरने के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी कीमत किसने चुकाई? हमास ने। ठीक है, पैसा के मामले में सबसे ज्यादा बड़ी फायदा किसको हुआ? अमेरिका को।
रशिया को फायदा ये हुआ कि यूक्रेन के अंदर मस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। $4 ट्रिलियन के रिसोर्सेज जो वहां पर लिथियम वगैरह है, जो यूक्रेन वाले डॉनबास्क वाले इलाके में, लुहांस और डॉनबास्क उन इलाकों में मिल गए उसको। तो अब यहां पर सोचकर देखिए, अगली लड़ाई शुरू हो चुकी है हिजबुल्लाह के ऊपर। आज रात को मतलब नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है ईरान को और लेबनान को। लेबनान के चारों तरफ अमेरिका के 12 जहाज आके खड़े हो चुके हैं। यानी हमास को खत्म किया, अब हिजबुल्लाह की तरफ लड़ेंगे। अब 1 साल ये हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई चलेगी, 1-1.5 साल। उसके बाद वो सीरिया में घुसेंगे और सीरिया के अंदर बशर अल असद को इजराइल ठोकेगा पकड़ के। उसके बाद सऊदी इराक के अंदर जितने भी ईरान के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको खत्म किया जाएगा। और उसके बाद वो ईरान के अंदर इराक से घुसेंगे ईरान में, और जितनी भी जो खामेनेई रेजिम है उसको उठा के बाहर फेंकेंगे। इस टाइम पर सबसे ज्यादा मारधाड़ इराक के ऊपर तो ईरान पे तो मची हुई है। राष्ट्रपति मार दिया, सेनापति मार दिया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, जो उसके बाद सारे मतलब रोज कोई ना कोई हमला किए रखते हैं। तो अब आपने जब कहा था कि आप इसे वर्ल्ड वॉर नहीं मानते, मैं आपसे सहमत होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें वर्ल्ड वॉर 1 नहीं दिखाई दे रहा मुझे। हाँ, वो वर्ल्ड वॉर 1 ऐसा नहीं था कि अगर मान लिया सर्बिया जो है वो ऑस्ट्रिया से लड़ेगा तो रशिया हमला करेगा, रशिया हमला करेगा तो जर्मनी हमला करेगा, जर्मनी हमला करेगा तो ब्रिटेन फ्रांस हमला करेंगे, ब्रिटेन फ्रांस हमला करेंगे तो पूरा यूरोप लड़ पड़ेगा। ये वाला वॉर ऐसा नहीं है। सारी सुपर पावर्स लड़ रही हैं, चेक एंड बैलेंस की फॉर्म में लड़ रही हैं, लिमिटेड वॉर लड़ रही हैं। ऐसा चाहती है कि वो लड़ाई उनके मेन लैंड में ना आए। मेरी बात समझ रहे हैं? रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन उसकी मेन लैंड पे मिसाइल दागे, और अमेरिका और यूरोप कभी भी नहीं चाहेंगे कि रशिया उनकी मेन लैंड पे मिसाइलें दागे। वो चाहते हैं रशिया यूक्रेन में फंस के रह जाए। अमेरिका चाहेगा, ईरान चाहेगा कि लड़ाई इजराइल के आसपास खत्म हो जाए, इजराइल चाहेगा ये लड़ाई ईरान के आसपास खत्म हो जाए, और ईरान क्योंकि लड़ रहा है तो ठीक है। चाइना चाहेगा उसके घर में लड़ाई ना आ जाए, लड़ाई दूर ही रहे। तो ये सारे एक दूसरे को प्रॉक्सीज की फॉर्म में निपटाने में लगे हुए हैं। आप उसे डेफिनेशन दे सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर है, नहीं भी देना चाहें तो कोई ये नहीं दीजिए कि वर्ल्ड वॉर नहीं है। अगर आप इसे फेजेस की फॉर्म में देखेंगे तो आपको अलग अलग फेजेस मिलेंगे। ये वर्ल्ड वॉर का एक फेज, न्यू फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं। ये अफ्रीका में भी हो रहा है। मैं अपने पॉलिटिकल डिस्कशंस के चक्कर में अफ्रीका को डिस्कस नहीं कर पा रहा, मैं करूंगा उसको कि कैसे स्पिल ओवर है। आप देखिए पूरे अफ्रीका को जलाने की तैयारी कर रखी है। केनिया जल रहा है, तंजानिया जल रहा है, चाड जल रहा है, नाइजर जल रहा है, सूडान जल रहा है, इथियोपिया जल चुका है, जलना शुरू हो चुका है। इजिप्ट की हालत खराब है, कभी भी सिविल वॉर शुरू हो सकता है। आपने पूरा का पूरा लीबिया जला दिया, अल्जीरिया जला दिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को को छोड़ दिया जाए तो पूरा खत्म है। बचा कौन सा? पूरा अफ्रीका जल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां रशिया और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। लड़ तो वही सुपर पावर रही है सर। पहले क्या होता था, आप उसे कोल्ड वॉर इसलिए कह रहे थे क्योंकि कोल्ड वॉर के अंदर अगर रशिया अमेरिका की कोरिया में लड़ रहे थे, वो सिर्फ कोरिया में लड़ रहे हैं। कोरिया की लड़ाई जब खत्म हुई उसके बाद उन दोनों को लगा नहीं हमें और लड़ना है, तो वो वियतनाम में घुसते हैं। जब वो वियतनाम के अंदर लड़के कहते हैं कि नहीं वियतनाम के अंदर नहीं लड़ेंगे, अमेरिका नई स्ट्रेटेजी बनाता है, तो वो अफगानिस्तान में घुसता है। तो जब वियतनाम 75 में खत्म होता है तो अफगानिस्तान 79 में शुरू होता है, और 89 तक अफगानिस्तान खत्म होता है। तो उसके बाद फिर यूगोस्लाविया से लेकर सबको एक एक करके खत्म किया जाता है, और तब तक यूएसएसआर खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो वॉर स्पिल ओवर हो रहा है, एक वॉर खत्म नहीं हुआ है, और उस वॉर के प्रेशर को खत्म करके उसे दूसरा फ्रंट खोल दिया। दूसरे फ्रंट के प्रेशर को खत्म करने के लिए तीसरा फ्रंट खोल रहे हैं, और तीसरे फ्रंट को खत्म करके चौथा फ्रंट खोल रहे हैं। सब ये वॉर ही तो है। आप उसे वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं वो एक अलग मैटर है, लेकिन है तो वैसा ही कुछ कि सीरीज चल रही है सिस्टमेटिक मैनर में, और इनकी स्ट्रेटेजीज को समझोगे अलग अलग फ्रंट्स पे लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है इनके मेन लैंड के अंदर ये वॉर नहीं पहुंचा है, गलत सोच रहे हैं हम लोग। सबकी मेन लैंड में वॉर पहुंचा है, बस हथियार नहीं चले। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या हाल हुआ था, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज को 1 महीने तक बंदी बना के रख लिया था। लंदन जलने लग रहा है,
अब यूरोप के अंदर दंगे शुरू हो चुके हैं, पेरिस का हाल देख लीजिए, फ्रांस के अंदर क्या हाल किया साहब, बताओ जरा कितनी बुरी दुर्गति की है पेरिस की। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या पेरिस की दुर्गति हुई है? मतलब ओलंपिक्स के अंदर है ना चीर हरण करके रख दिया। जर्मनी के अंदर पूरे के पूरे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके ऊपर, और शिया वालों का पूरे मस्जिद के ऊपर बैन कर दिया। सब हर जगह चल रही है। इनके मेन लैंड में रशिया और चाइना इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि इनको एंट्री नहीं मिलने दे रहे, टोटली डिक्टेटर्स हैं, और जहां जहां डेमोक्रेसी जला रखा है उन्होंने। तो वॉर इनकी जमीनों पे भी लड़ी जा रही है, हमारी जमीन पे भी किसान आंदोलन देख लो भड़का रहे हैं कि हमारी तरफ से बात कर, पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ईरान के अंदर रोज कुछ ना कुछ ड्रामा हो जा रहता है। तो रशिया कौन सा कम है? रशिया के अंदर पब्लिक को नहीं भड़का पाए तो रशिया में वो क्या नाम है, टेरर अटैक्स होने लग गए। चाइना के इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर ब्लास्ट जिस दिन होगा ना चाइना में, आपको लगेगा जबरदस्त लेवल का है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब है सर, चारों तरफ से इस टाइम पर डिस्टर्बेंसेस हैं। हाँ, वो मिसाइलों वाला फेज अभी नहीं आया है, वो फाइनल होगा, वो बिल्कुल फाइनल होगा। और वो कब लड़ा जाएगा? जब इनमें से सबका पेशेंस जो है वो लूज कर चुका होगा, एंड इनमें से कम एक पावर ऐसी होगी जो कि लेफ्ट विद नो ऑप्शन वाली सिचुएशन में होगी। वो अमेरिका हो सकती है, वो चाइना हो सकती है, वो रशिया हो सकती है। इन तीन में से कोई एक पावर जिस दिन पेशेंस लूज करके कहेगी आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन, और इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं बताऊंगा। और ये जो आर पार की लड़ाई होगी इसे आप कहेंगे, और ये जो आर पार की लड़ाई होगी यही आपका फाइनल फॉर्म होगा, इसे आप अलग फेज कह सकते हैं। यानी अगर हम कभी 20 साल या 10 साल बाद वर्ल्ड वॉर के बारे में, इस सारी सीरीज के बारे में लिखेंगे, तो फर्स्ट फेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 24 फेब से शुरू हुआ 2022, जो चला 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर को सेकंड फेज शुरू हुआ जो चला अप्रोक्सीमेट आज क्या तारीख है तब तक, ये सेकंड फेज। अब जैसे ही इजराइल थर्ड फेज में घुसेगा और ईरान पे हमले तक, वो थर्ड फेज होगा। आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, और फिर लास्ट फेज हम उसे पढ़ेंगे, जैसे कोल्ड वॉर के फेजेस पढ़ते हैं ना 7, ऐसे इनके फेजेस पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर डायरेक्शन चेंज हो गई, ये चीज है। तो जो हम 7 अक्टूबर देख रहे हैं वो बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा। उसमें 2-4-10 मिसाइलें मार मूर के खत्म किया जा सकता था मामला, लेकिन नहीं, 40,000 बंदे मार के पूरा गाजा की स्ट्रिप खाली करवा के उस पर कब्जा करके, और देखिए बड़े स्टाइल से पर्चे फेंक फेंक के कहा इलाका खाली करो, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। अब नॉर्थ में जा नहीं सकते, कहां जाएंगे? इजिप्ट में। रफा का बॉर्डर इजरायली वो उन्होंने क्रेन्स ने तोड़ा है, और इजिप्ट को धमकी दे दी, फालतू बोला तो बता दूंगा, घुसने दे इनको अंदर। 20 लाख बंदे इजिप्ट के अंदर घुसेड़ दिए, और यूनाइटेड नेशंस को कहा रोटी पहुंचा दो, सिंपल। अब आप हम इसे क्या कहेंगे, आप ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आता, मैं अभी इसके लिए टर्म ढूंढ रहा हूं। बहुत से कह रहे हैं, बहुत से कह रहे नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो मध्यम मार्ग मानते हैं कि चिंगारी सुलग रही है, देखते हैं क्या होता है। जी साहब। राहुल गांधी की भाषा में कहा जाए तो हर जगह पेट्रोल डाला हुआ है, बस चिंगारी डालने की, चिंगारी लगाने की बात है। अगर राहुल गांधी की भाषा में कहा जाए, और राहुल गांधी मुझे लगता है पर्ची से नई भाषा भी ले आएंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छा है देखिए, और मेरे दर्शकों को अगर पूरा सिनेरियो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या कर रही है, कौन कहाँ घुसा हुआ है, क्या क्या दिक्कत है, अच्छा मुझे ये पूरा वीडियो फिर से सुनना पड़ेगा। मैं बताऊं बहुत सारी चीजें, मैं इतना, मेरे पर प्रखर बुद्धि नहीं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी नहीं है, लेकिन ये पूरा वीडियो मुझे दोबारा सुनना पड़ेगा ताकि मैं बहुत सारी चीजें समझ पाऊं, और फिर इससे जुड़ा हुआ एक और हम वीडियो करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर। और फिर हरिमोहन जी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार और समय दें, आप जुड़े, आपने इस मुद्दे पर बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।